नमस्कार दोस्तों, MBPSC के इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग BPSC के विगत वर्षों में GS पेपर 1 में मौर्य कला से पूछे गए एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज का प्रश्न है, मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इसमें दो प्रश्न हैं दोस्तों। पहला प्रश्न कहता है मौर्य कला पर प्रकाश डालिए, और दूसरा प्रश्न हमें इसी प्रश्न में है कि बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो हमें दोनों प्रश्नों को लिखना होगा। पहले हमें ये बतलाना होगा कि मौर्य कला क्या था, कैसी थी ये कला, और दूसरा बिहार में इसका क्या क्या प्रभाव हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी भूमिका लिखेंगे। मानव की कल्पनाओं के रचनात्मक रूप को कला कहते हैं। ये कलाएं मौर्य काल के पूर्व भी प्रचलित थी, परंतु इनमें लकड़ी, मिट्टी के कच्चे ईंटों व घास आदि कच्चे वस्तुओं का प्रयोग होता था, जिसके कारण इसमें अस्थायित्व नहीं था। ये जो था दोस्तों, इसमें अस्थायित्व नहीं था, ये अस्थायी नहीं था। मौर्य काल में सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग होने के कारण कलाकृतियाँ चिरस्थायी हो गई, जिसके कारण आज भी हम इसे अवशेषों के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम मौर्य काल में ही दोस्तों पत्थरों पर कलाकृतियों को बनाना शुरू किया गया। इसके पहले भी हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद भी मौर्य काल से पहले कला जो थी वो घास से, लकड़ी पे, कच्चे ईंटों पे, इन आदि चीज़ों पे कला का रूप दिया जाता था, परंतु वो अस्थायित्व नहीं थी, क्योंकि वे सारे वस्तुएं कच्ची थी। और मौर्य काल में सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग होने के कारण कलाकृतियाँ चिरस्थायी हो गई, जिसके कारण आज भी हम इसे अवशेषों के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। मौर्य कला को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है दरबारी अथवा राजकीय कला, और दूसरा लोक कला। पहले मौर्य कला पे प्रकाश डालने के लिए बोला गया है, तो मौर्य कला के बारे में बतलाया जा रहा है। दरबारी अथवा राजकीय कला, इसमें राजाओं द्वारा निर्मित स्मारक जैसे राजप्रसाद, स्तंभ, गुहा विहार, स्तूप आदि मिलते हैं। लोक कला, इसमें स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोगों की इच्छाओं के अनुसार वस्तुओं का निर्माण किया गया है, जैसे यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्तियां आदि। मौर्य कला की कलाकृतियों को चार भागों में बांटा जा सकता है। कलाकृतियों को चार भागों में बांटते हैं तो स्तंभ, स्तूप, वेदिका, गुहा विहार ये आदि आते हैं। स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला आदि जैसे विद्वान इन्हें ईरानी स्तंभों की अनुकृति मानते हैं, परंतु ये समकालीन नहीं हैं, क्योंकि ईरानी तथा अशोक के स्तंभों में कई मूलभूत अंतर दिखाई देते हैं। अब ईरानी स्तंभ और अशोक के स्तंभों के बीच में क्या क्या अंतर है उसको दर्शा दिया गया है। अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभ। अशोक के स्तंभ एकात्मक हैं, वहीं ईरानी स्तंभ इसे टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। अशोक के स्तंभ बिना आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, जबकि ईरानी स्तंभ
चौकी या आधार पर टिकाया गया है। अशोक स्तंभ सपाट है। ईरानी स्तंभ गड़ारीदार है या नालीदार उसको कह सकते हैं। इसके शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं, जबकि ईरानी स्तंभ के शीर्ष पर मानवों की आकृतियां हैं। सभी स्तंभ चमकदार, सुडौल तथा एकात्मक हैं, जो कि नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता चला गया है। यह स्तंभ चुनार के धूसर बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित है। स्तंभों के मुख्य भाग यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल, मतलब उल्टा कमल, घंटे के जैसा। उसके बाद फलक तथा पशु आकृति है। यह स्तंभ खुले आकाश के नीचे पूर्ण स्वतंत्र खड़ा है, जिस पर चमकीला पॉलिश का प्रयोग किया गया है। अशोक के स्तंभ वास्तु तथा तत्व दोनों ही दृष्टि से अनुपम हैं। इसमें सारनाथ चतुरसिंह स्तंभ सर्वोत्तम है, जिसे भारत सरकार ने अपना राज्य चिन्ह बनाया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि को 8 भागों में बांटकर उन पर समाधि का निर्माण किया गया, जिसे स्तूप कहा गया। इनमें केवल पिपरहवा स्तूप के अवशेष ही बचे हैं। स्तूपों का वास्तविक निर्माण अशोक के समय हुआ। ये स्तूप प्रायः ईंट अथवा पत्थर के बने ठोस गुंबद के आकार के होते थे। ठीक है दोस्तों, वेदिका मौर्यकालीन स्तूप चारों तरफ से घिरे होते थे। इन घेरों को वेदिका कहा जाता था तथा इन पर चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया जाता था। गुहा विहार यह मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसे अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने आजीविकों को रहने हेतु बनाया था। इनके दरवाजे लकड़ी के बने होते थे तथा ये पूरा गुहा विहार जो है सो पत्थरों को काट कर बनाया जाता था, जिसमें लकड़ी के समान हुए कार्य की नकल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता था जैसे ये पत्थर को काटकर बनाने के बाद लगता था जैसे कि ये लकड़ी से बनाया गया हो। लकड़ी के जैसा, जैसे फर्नीचरों में काम होता है, लकड़ियों के फर्नीचर में जिस तरह से काम होता है, उस तरह का इसमें नकल दिखाई देता है। उस तरह का इसको देखने में लगता है कि जैसे लकड़ी का ही बना हुआ है। इनके छत अंदर से चमकीला और पॉलिशदार होते थे। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको दिखाना है कि बिहार में इसका प्रभाव। मौर्य कला समस्त भारत में अपनी कलाकृतियों के कारण प्रभावी रही, परंतु बिहार के क्षेत्र में इसका कुछ विशेष प्रभाव रहा। बिहार के पाटलिपुत्र में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित राजप्रसाद यानी महल का वर्णन करते हुए एरियन ने इसे सूसा और इकबाताना के द्वारा अतुल्य कहा है। मतलब कहा है कि सूसा और इकबाताना इसकी तुलना नहीं कर सकते। मेगास्थनीज के अनुसार नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी थी, जिसके बीच बीच में तीर चलाने हेतु छेद बने थे। दीवार के चारों ओर 60 फुट गहरी तथा 600 फुट चौड़ी खाई थी। नगर में आने जाने के लिए 64 द्वार तथा 570 बुर्ज थे। कुम्हरार पटना में स्थित सभा भवन की भव्यता को देखकर फाहियान ने तो इसे देव निर्मित बताया है। यह 80 पाषाण स्तंभों वाला था तथा भवन की छत एक फर्श लकड़ी की बनी हुई थी। यह जो सभा भवन था, इसमें 84 पत्थरों के स्तंभ थे और इसकी भवन की छत एवं फर्श लकड़ी की बनी हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मूर्ति कला के बारे में भी बतलाना होगा इसमें। मौर्य युगीन मूर्ति कला
राजकीय तथा लोक कला दोनों में समाहित है। ये मूर्तियां पत्थरों को काटकर अथवा धातु तथा मिट्टी की बनी होती थी। मूर्तियां जो थी पत्थरों को काटकर बनाया जाता था तथा या फिर धातु तथा मिट्टी का बना होता था। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। लोक कला के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखना होगा। लोक कला तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर आधारित कला थी। जैसा यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ, चमकीले मृद भांड तथा खिलौने आदि। ये जो मूर्तियाँ थी, इसके अलावे पशु पक्षी की आकृतियों को भी बनाया जाता था। तो ये सारे जो पशु पक्षी की आकृतियाँ और जो मूर्तियाँ थी, ये प्रतिमाएं ईश्वर के प्रतीक के रूप में थे। ठीक है। लोक कला के क्षेत्र में मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने, अब बिहार से संदर्भित लोक कला के क्षेत्र में मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने भी बिहार के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। इनमें पटना से प्राप्त 2 यक्ष प्रतिमाएं, पटना के दीदारगंज से प्राप्त चमार ग्राहिणी यक्षी की प्रतिमाएं, पटना के लोहानीपुर से प्राप्त 2 नग्न पुरुष की मूर्तियां आदि प्रमुख हैं। इन्हें भूरे बलुआ पत्थर को चारों तरफ से तराश कर बनाया गया है, जिन पर मौर्यकालीन चमकीला पॉलिश विद्यमान है। मौर्य कला का सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था उसका चमकीला पॉलिश। गुहा बिहारों में बिहार की बराबर पहाड़ी में निर्मित गुफाएं सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसे पत्थरों को काटकर बनाई गई है, जो सादा होते हुए भी अत्यंत चमकदार है। नागार्जुनी पहाड़ी पर बनी गुफाओं के कमरे छोटे तथा छतें मेहराबदार गुंबद के आकार की है। राजगीर स्थित सोन भंडार की गुफाएं भी गुहा बिहार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकार, अब निष्कर्ष दे देना है दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्य कला भारत में कला को स्थायी बनाया, जिसके आधार पर कालांतर में भी भारतीय कला फलती फूलती रही। और इस प्रकार हमने मौर्य कला तथा बिहार में इसके प्रभाव का एक वर्णन करते हुए इस प्रश्न के उत्तर को मैंने लिखने का प्रयास किया है। यदि हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।